नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट पेश किया जाएगा। बजट से पहले आज, बजट कल पेश होना है, लेकिन उससे पहले आज, अब से कुछ देर बाद पेश होगा, लोकसभा में पहले पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण और उसके बाद राज्यसभा में 2 बजे पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। अभी इससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था संसद के दोनों सदनों में, संयुक्त सत्र में, और अभिभाषण में राष्ट्रपति ने सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही, यानी संसद के इस सत्र में बजट तो पेश होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर काफ़ी गर्मा गर्म बहस होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो दिखाई पड़ रहा है वो प्रयागराज के महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, और उस हादसे की तमाम चीज़ों को छिपाने के जो आरोप लग रहे हैं सरकार पर, प्रशासन की जो नाकामियां उजागर हुई हैं, उन पर काफ़ी ज़बरदस्त हंगामा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको लेकर पहले ही विपक्षी सदस्यों ने आगाह कर दिया है। उन्होंने कहा है, समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर कहा है कि बजट पर तो चर्चा बाद में होगी, बजट बाद में पेश होगा। पहले महाकुंभ में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उसमें किसी की जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हुई है, क्यों हुआ है हादसा, और जो सच्चाई छिपाई जा रही है, कितने लोगों को वहां पर अपनी जान गंवानी पड़ी है, कितने हताहत लोग हैं, उनकी संख्या तक नहीं बताई जा रही है। तो पहले संसद में इस पर चर्चा की जाएगी और इसका जवाब मांगा जाएगा सरकार से, राज्य सरकार से। सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा, और उसको देखते हुए यह साफ जाहिर है कि संसद का यह सत्र, बजट सत्र, किस तरह से हंगामेदार होने वाला है। बजट की बात तो बाद में होगी। ये सत्र और आज का दिन कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके शांति के लिए जरूर बात रखी जाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है, और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। सर, आपके तो कुंभ के मुद्दे पर, कुंभ में जो हादसा हुआ है उस पर संसद का ये सत्र हंगामेदार होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहाँ जिस तरह से चीज़ें छिपाई जा रही हैं उन पर जानकारी दे, और सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो नैतिकता तक ख़त्म हो गई और लोग जो गायब हैं उनकी सूचना नहीं जारी की जा रही है। अभी भी कुंभ से इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग अपने बिछड़े हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल पा रहा है कि उनके परिजन जीवित हैं या नहीं है इस दुनिया में। तो यह हंगामेदार सत्र है, और इस पर न केवल कुंभ बल्कि जेपीसी को लेकर, वक्फ पर जो जेपीसी है उसकी जो रिपोर्ट तैयार हुई है उस पर भी जबरदस्त हंगामा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और संसदीय समितियों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने सांसदों को बैठा रही है, और जिसमें एक परंपरा होती है कि विपक्षी सांसदों को तवज्जो दी जाती है। कुछ कमेटियों के चेयरमैन जो होते हैं वो विपक्षी सांसद होते हैं, ज्यादातर कमेटियों के, लेकिन संसदीय समितियों पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से अपने सांसदों को बैठा रही है। उसको लेकर भी विपक्ष ने जबरदस्त सवाल उठाए हैं। और जो पूर्व मंत्री हैं जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस पर एक ट्वीट भी किया है। लेकिन कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, सांसद प्रियंका गांधी ने क्या कहा है बजट सत्र को लेकर, उन्होंने भी इस तरह की बात कही है कि ये सत्र, चाहे पिछला सत्र हो या फिर ये सत्र हो, सरकार तमाम सवालों से भागती दिखाई पड़ती है, और ऐसा लगता है कि इस सत्र में भी वैसा ही होने वाला है। सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा है बजट सत्र को लेकर। उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की, तो ये सब तो कहेंगे बजट सत्र से उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की।
तो पिछला सत्र देखा, उसमें चर्चा ही नहीं हुई और पिछला सत्र हम लोगों ने देखा कि तमाम मुद्दों पर किस तरह से सरकार से जवाब मांगा जा रहा था। अडानी के मुद्दों पर जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, दुनिया भर के देशों में उनके कंपनियों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसको लेकर उसका कोई जवाब नहीं मिला। इस तरह के तमाम सवालों को लेकर मणिपुर में के मुद्दे पर चर्चा को लेकर कई मांग हो रही है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो ये तमाम सवाल इस सत्र में भी आएंगे, लेकिन कुछ नए सवाल भी यहाँ पैदा हुए हैं और उनमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार का सवाल है। महाकुंभ में जिस तरह से 2 दिन पहले हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा, और आरोप लग रहे हैं कि सरकार वहां पर सच्चाई छिपा रही है, तमाम जो तथ्यात्मक चीजें हैं उनको रोका जा रहा है कि वो बाहर ना आने पाए। तो सत्र को लेकर जयराम रमेश ने जिस तरह से बात कही है और कांग्रेस के नेता उन्होंने भी लिखा है, ट्वीट किया है कि आज सुबह संसद सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार से कल महाकुंभ में मचे भगदड़ के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण मौतों पर सामूहिक शोक व्यक्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाने का आग्रह किया। तो ये कहा गया है और ये मांग की गई है, उस पर चर्चा की मांग की गई है। इसके अलावा जयराम रमेश ने यह भी कहा है जो संसदीय समितियों में भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को बैठा रही है, उस पर भी उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि 1990 के दशक के मध्य से जब पहली बार ऐसी समिति बनी थी, तब से संसद ने एक सांसद एक स्थायी समिति नियम का पालन किया है। अब बीजेपी के 26 सांसद 2 स्थायी समितियों के सदस्य हैं। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी इन स्थायी समितियों पर किस हद तक नियंत्रण चाहती है। यानी जो संसद की स्थायी समितियां होती हैं उनमें एक सांसद एक ही स्थायी समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 26 सदस्य ऐसे हैं जो 2-2 स्थायी समितियों के सदस्य हैं। इस पर भी हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगा रही हैं विपक्षी पार्टियां कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर रही है, उनको कमज़ोर कर रही है, तो उसमें इसका भी एक उल्लेख निश्चित तौर पर होगा, सवाल उठेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो महाकुंभ को लेकर, प्रयागराज में महाकुंभ में जो हादसा हुआ है और उस पर जिस तरह से सरकार घिरी हुई है, राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी उस मुद्दे पर घिरी हुई है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने जमकर उसका प्रचार प्रसार किया था। तो अमलेंदु जी, इस मुद्दे पर तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो सरकार को घेर रहे हैं, कुछ और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन ये जो महाकुंभ का मामला है ये अभी भी तमाम तरह के वहां जो अव्यवस्थाएं हैं वो नजर आ रही हैं। डैमेज कंट्रोल की सरकार ने कोशिश की है, लेकिन इन सब के बावजूद वहां पर अव्यवस्थाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से सच्चाई छिपाने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल समीर जी, सच्चाई छिपाने की कोशिश हो रही है और अखिलेश यादव का साफ साफ आरोप है कि ये सब कुछ सरकार का किया धरा है। और इसलिए सरकार का किया धरा है कि जो वीवीआईपी जो मूवमेंट है उसको जो दोषी ठहराया जा रहा है, तो अखिलेश यादव का कहना है कि ये पास तो सरकार ने जारी किए थे और सरकार ने निमंत्रण दिया था कि आइए, तो निमंत्रण कुंभ में दिया ही नहीं आता, तो ये निमंत्रण तो आपने मौतों को सरकार ने दिया है। ये अखिलेश यादव का कहना है। उनकी इस पर जो बाइट है वो भी हम लोग सुनवा सकते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। लेकिन ये बात साफ तौर पर समीर जी समझ में आ रही है कि महाकुंभ में जो भगदड़ का मसला है ये अब संसद में जोरदार तरीके से उठेगा। जयराम रमेश ने भी बताया कि सर्वदलीय बैठक में सरकार से मांग की गई महाकुंभ पर चर्चा करने के लिए और दोषियों को सजा दिलाने के लिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बजट पर चर्चा तो होती रहेगी, बाद में होगी, लेकिन पहले महाकुंभ पर चर्चा होगी। और ये नैतिक तौर पर जा चुके हैं, राजनीतिक तौर पर कब जाएंगे ये बताना। यानी कि योगी आदित्यनाथ अब जबरदस्त तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज से खबरें आ रही हैं अभी भी अव्यवस्था का वहां आलम है। 2-3 बार वहां जो भगदड़ की सूचनाएं आ चुकी हैं और उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रहा है समीर जी। तो ये एक बड़ा मसला बनेगा। तो निश्चित तौर पर संसद में के सत्र में इस पर होगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण जैसे समाप्त होगा और आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा, उसके बाद जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो एक जबरदस्त हंगामा हमको इस पर देखने को मिल सकता है। और ये जो महाकुंभ की बात है अमलेंदु जी, यहाँ एक बड़ी एक गंभीर बात यह है कि जिस दिन मौनी अमावस्या के दिन देर रात जो एक बड़े हादसे की खबर आ रही है, उसके अलावा एक दूसरी जगह पर भी वही भगदड़ मची थी और उसमें भी कई लोगों की जान जाने के दावे किए जा रहे हैं। बहुत सारे विजुअल्स भी आए हैं, कई रिपोर्टर्स वहां जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, तो बड़ी भयावह, झूसी में बड़ी भयावह खबरें वहां से आ रही हैं। और
लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक और दर्दनाक बात यह है कि पुलिस अधिकारियों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमको तो इसकी जानकारी ही नहीं उस हादसे की। यह बड़ी हैरानी की बात। हाँ, ये कहा कि कोई जानकारी नहीं, जबकि कई मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो वहाँ की खबरें दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग वहाँ की विजुअल्स तमाम डाल रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8 ट्रैक्टर जो है वो सामान लोगों का उठा के ले जाया गया है। एक सफाई कर्मचारी जो बता रहा है कि 8 ट्रैक्टर अब तक जा चुके हैं और किस तरीके से वहाँ जो है वो शव बिखरे हुए हैं ये भी दिख रहा है, सामान बिखरा हुआ ये सब दिखाई पड़ रहा है। और उससे ज़्यादा शर्मनाक तो ये है समीर जी कि एक पुलिस अधिकारी वहाँ जो श्रद्धालुओं के लिए भोजन बन रहा है उन भगोनों में राख डाल रहा है। हाँ, वो खैर वो कुंभ की बात नहीं है, लेकिन है प्रयागराज की बात, वो किसी दूसरे जगह की, वहाँ के एक दूसरा क्षेत्र है, कुंभ के इलाके से काफी दूर है। लेकिन यह भी बहुत ही शर्मनाक और सोशल मीडिया पर उसकी भी चर्चा हो रही है। हालांकि उस पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन संसद में महाकुंभ में जो हादसा हुआ है और उसमें जो तमाम बातें छिपाई जा रही हैं, सच्चाई छिपाई जा रही हैं, उसको लेकर जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। और जो वीआईपी कल्चर को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं वो भी बहुत गंभीर हैं कि किस तरह से वीआईपी कल्चर को लेकर, हालांकि वीआईपी कल्चर और वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था रही, लेकिन पूरा का पूरा अमला केवल वीआईपीज के स्वागत में लगा रहा है और बाकी आम आदमी को, आम लोगों को छोड़ दिया उनके भरोसे। यह सबसे गंभीर बात है और उसी सवाल को उठाया है अखिलेश यादव ने। संसद में भी इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामे के आसार दिख रहे हैं। सुनते हैं वीआईपी कल्चर को लेकर महाकुंभ में किस तरह से सरकार को घेरा है अखिलेश यादव ने, क्या कह रहे हैं। सरकार हर बात छिपा रही है और आप भी सरकार के बहकावे में मत आइए। ये जो वीआईपी वाली बात थी तो वीआईपी के लिए अलग घाट है, अलग इंतजाम था, अलग प्रोटोकॉल था, लेकिन जो घटना हुई है आम लोग जहां जाते हैं, आम लोगों के लिए जो व्यवस्था इंतजाम था, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों को स्नान करा देंगे, हमारे कुंभ में आएंगे लोग। सोचिए अगर 40 करोड़ लोगों की बात कही हो सरकार ने और जाकर के जगह जगह कार्ड बांटे हो, निमंत्रण दिया हो, ये भी उचित नहीं है। निमंत्रण नहीं दिया जाता है कुंभ में, लेकिन सरकार ने जब निमंत्रण दिया है तो सरकार की तैयारी क्या थी। सरकार अपनी बात छिपाना चाहती है, सरकार की गलती है। सरकार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो लगातार जाकर के मॉनिटर करते थे, और मैं प्रेस के साथियों से भी कहूँगा कम से कम कुंभ के मामले में जनता का ध्यान न हटाएं, सरकार की जिम्मेदारी थी। तो वीआईपी कल्चर की बात कह के इसको बहकाने की कोशिश की जा रही है और जो वहां पर जिम्मेदारी तय होने वाली बात है उससे भटकाया जा रहा है। ये सही भी बात है और चूंकि वहां पर जो वीआईपी घाट जिसको कहते हैं उसका रास्ता ही अलग है और कुंभ में संगम नोस पर जाने का जो आम लोगों का रास्ता है उसके दूसरे रास्ते हैं। तो यहां पर यह भगदड़ जो मच रही है मौनी अमावस्या के दिन, वो पूरी तरह से लापरवाही की वजह से, जो वहां प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके पीछे वीआईपी कल्चर की वजह से अव्यवस्था तो उससे पहले हो रही है और लगातार वहां पर ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिसकर्मी और पूरा प्रशासनिक अमला वीआईपीज की सेवा में लगा है। लेकिन उस दिन की अगर बात की जाए तो उस दिन पूरी तरह से लापरवाही दिख रही है और वहां पुलिस और प्रशासन नदारत दिखाई पड़ रहा है जहां लाखों की भीड़ जुटी हुई है। और सबसे गंभीर बात तो ये कि दूसरी जगह जो घटना हुई है जहां भी कई लोगों के जान जाने की खबरें हैं, उसके बारे में पुलिस के आला अधिकारियों को जानकारी ही नहीं है। वो ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं मीडिया कर्मियों के साथ और कैमरे के सामने ये बात कह रहे हैं। इससे ज्यादा जो गंभीर बात और इससे ज्यादा जो कह लें कि दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। और आपने उस दिन भी देखा, हम लोगों ने आपको उनकी अधिकारी की, वहां के एसएसपी जो हैं, उनकी बाइट सुनवाई थी कि वो तो काफी देर तक भगदड़ मचने की घटना से ही इनकार करते रहे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ट्वीट कर चुके थे कि भगदड़ में मरने वालों के लिए और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों के प्रति उन्होंने शोक संदेश भेजा था, लेकिन उस घटना से ही इनकार कर रहे थे। तो ये जिस तरह की बातें हो रही हैं कि लापरवाही तो हुई, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हादसा हुआ, इतना प्रचार प्रसार किया गया और अब इतने बड़े हादसे के बाद उसको, उस हादसे पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, उस हादसे पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है और ये कोशिशें लगातार हुई। उस दिन भी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सुबह अपना जारी किया वीडियो संदेश, उसमें कहीं भी मृतकों का कोई जिक्र नहीं था और उनका जो ट्विटर हैंडल है, उनके ऑफिस का जो ट्विटर हैंडल है, वो उनके सांप्रदायिक जहरीले भाषणों की क्लिप्स जो था वो जारी कर रहा था उस घटना के बाद भी। और उधर जो समाचार एजेंसियाँ थी समीर जी, वो बाबा रामदेव और हेमा मालिनी के
नहाने का, स्नान करने का जो थे वो बताया जारी कर रही थी क्लिप्स, और ये बता रही थी कि महाकुंभ में सब कुछ ठीक ठाक है। पुलिस अधिकारी भी जो थे और वो सब कह रहे थे अफवाह पे ध्यान मत दीजिए और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इस तरीके की बातें कही जाती रही लगातार। अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, आपने ये भी देखा कि अफवाह मत फैलाइए, इस तरह की भी सूचना, यानी सीधे चेतावनी भी दी जा रही थी। हाँ, सीधे चेतावनी दी जाती थी अफवाह ना फैलाएं, और फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि संगम नोस की तरफ आप ना जाएं। तो ये संगम नोस की तरफ ना जाए तो आपने इंतजाम क्या किए थे? तो बहुत सारे सवाल समीर जी उठ रहे हैं। उस एजेंसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं जो वहां की ट्रैफिक व्यवस्था को देख रही है। अब ये सवाल उठ रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस देख रही थी या वो एजेंसी देख रही थी, जो एक विदेशी एजेंसी है, और अगर वो देख रही थी उसको ठेका किसने दिया? यानी कि जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, समीर जी, संसद के बाहर खड़े होकर कहा कि साहब वो 10 साल से लगातार था विदेशी चिंगारी जो थी वह संसद सत्र से पहले होती थी, लेकिन वो विदेशी चिंगारी जो है इस बार ये पहला सत्र है 10 साल में कि विदेशी चिंगारी नहीं देखी गई। तो लेकिन ये विदेशी चिंगारी नहीं देखी गई तो ये कुंभ में विदेशी एजेंसी कैसे आ गई, ये इस पर सवाल हो रहा है। इधर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने आज साफ साफ धमकी दे दी है ब्रिक्स देशों को, जिसमें भारत और चीन भी शामिल है, कि अगर आप डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी खड़े करने की कोशिश करते हैं, डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में अगर आप व्यापार करने की कोशिश करते हैं, तो आप बाय बाय अमेरिका बोल दीजिए और 100% टैरिफ के लिए तैयार रहिए। ये सीधी सीधे धमकी एक तरीके से भारत और चीन और ब्रिक्स के जो देश हैं उनको है। इस पर प्रधानमंत्री खामोश है, लेकिन बता रहे हैं कि कोई विदेशी चिंगारी नहीं है। ट्रंप का इतना बड़ा बयान प्रधानमंत्री को विदेशी चिंगारी नहीं दिखता कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रतिकूल असर पड़ सकते हैं। ये है। इस पर कार्ति चिदम्बरम जो है, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनका एक बयान भी आया है, हालांकि अंग्रेजी में है, हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तमाम मुद्दे हैं, विदेश नीति पर भी जो सरकार जिस तरह से घिरी है, और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह से भारत के लिए एक कह लीजिए कि नुकसानदायक उनके तमाम जो फैसले साबित हो रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो विपक्ष उस मुद्दे को भी उठाने को तैयार है इस बजट सत्र में, और बजट सत्र इन तमाम वजहों से हंगामेदार होने के उसके आसार दिखाई पड़ रहे हैं। अब कार्ति चिदम्बरम जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के इस बयान पर सवाल उठाया है कि आखिर 10 साल तक ऐसी कौन सी विदेशी ताकतें रही हैं जो कि सरकार को काम करने से रोकती रही हैं, या फिर सरकार के लिए वो एक सरकार पर कंट्रोल करती रही हैं। इसका जवाब देना चाहिए, केवल आरोप लगाने से काम नहीं होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री अक्सर करते हैं। सुनते हैं कार्ति चिदम्बरम ने क्या कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री का यह बयान उन स्थितियों में जबकि अमेरिका से लगातार धमकी मिल रही है डॉलर और रुपए को लेकर, यानी ब्रिक्स देशों की मुद्राओं को लेकर, उसमें बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जरूरी मुद्दों से की ओर कभी जाते नहीं हैं और उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जिससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, और उस पर भी खुले तौर पर नहीं बल्कि वो केवल एक फुलझड़ी जैसे छोड़ देते हैं। ये विपक्ष के नेताओं का आरोप है। कार्ति चिदम्बरम ने वही कहा है कि किन विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप सरकार पर रहता है, जरा उनको बताया जाए। सुनते हैं कार्ति चिदम्बरम को। Surprising that the Prime Minister said this. If the Prime Minister has said that there has been foreign interference in the last 10 years under his watch, it's incumbent upon him to expose that foreign interference and use every organ of the state and the forums he has internationally to expose that foreign interference and go after them legally. That's what the Prime Minister should do if there has actually been foreign interference. And sir, how do you see, what is the expectation of yours from the economic survey and the budget will be? I have no expectations from this government. This government has a track record of disappointing everybody, and I don't intend to get disappointed because I have no expectations. They have let down the middle class time and again, and they will probably let down the middle class again this time too. So the US President Donald Trump has said that the BRICS countries are trying to move away from the dollar. While we stand by and watch it, it's over. We are going to require a committee from these seemingly hostile countries that they will neither create a new BRICS currency. I don't think there's any move to create a new BRICS currency. I don't know from where the President of the United States is getting this information. But as far as I know, there has been no move by any of the BRICS countries to create an alternative currency to the dollar. But how do you see the stand the US is taking? I mean, the President of America is a very impulsive man. He makes very many impulsive statements. So, I mean, unless it translates into actual executive orders or a policy, there's nothing to comment right now.
तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि विदेशी ताकतें हस्तक्षेप कर रही हैं, लेकिन अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि उन विदेशी ताकतों के नाम बताइए जो हस्तक्षेप कर रही हैं, और देश की जनता को, देश के लोगों को ये जानने का अधिकार है, और या तो फिर आप ये बताइए कि आप ये गलत कह रहे हैं। तो तमाम मुद्दों पर विपक्ष घेरने के मूड में है। सरकार के पास जाहिर सी बात है कि कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से पिछले सत्रों में हमने देखा है कि लोकसभा के संसद के जो पिछले सत्र रहे हैं, इस सरकार के नई सरकार के आने के बाद भी 2 सत्र हुए हैं, लेकिन ज़रूरी मुद्दों पर किस तरह से वहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती। और पिछला सत्र जो शीत सत्र था, यानी विंटर सेशन, माफ़ कीजिएगा मानसून सत्र था, वो पूरी तरीके से उसमें इसी वाद विवाद में ही चला गया। कोई उस पर चर्चा नहीं हो पाई। और बजट सत्र में कितनी चर्चा हो पाती है। महाकुंभ को लेकर जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, उन सारी स्थितियों को देखते हुए ये बहुत और जेपीसी की मांग, जेपीसी की रिपोर्ट जिस तरह से पेश हुई है, इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिन पर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल भी बहुत नाराज हैं सरकार से। अब वो उनकी क्या भूमिका रहती है इस सत्र में, और सरकार के साथ वो किस तरीके से दिखाई पड़ते हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन ये तो तय है कि विपक्ष किसी भी कीमत पर इन मुद्दों पर सरकार से जवाब लेने की मांग करता ही रहेगा, जैसे हमने पिछले सत्र में देखा था। बिल्कुल समीर जी, और ये इसके साफ संकेत मिल गए हैं, चाहे जयराम रमेश हो चाहे अखिलेश यादव, वो साफ कह रहे हैं कि किन मुद्दों पर चर्चा होनी हो, ये सवाल जो है देने होंगे सरकार को। राहुल गांधी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि संसद के सत्र में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठता रहेगा, और जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो जाता या वो माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक इस पर आवाज़ उठती रहेगी, और संसद के बाहर भी इस पर उठती रहेगी। संसद के बाहर तो लगातार उठी रही है, तो संसद में भी ये मुद्दा लगातार उठता रहेगा। प्रियंका गांधी साफ साफ कह रही हैं, हम लोगों ने उनकी बात सुनवाई भी, कि ये सरकार मुद्दों पर बात ही करना नहीं चाहती। पिछला पूरा सत्र इस सरकार ने झगड़ों में निकाल दिया और चर्चा नहीं होने दी किसी भी जनता के मुद्दे पर। तो ये सरकार जनता के सवालों पर बातचीत करना नहीं चाहती है, और इसलिए बातचीत करना नहीं चाहती है कि अगर जनता के सवालों पर बातचीत होगी तो सरकार को बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। आज राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था समीर जी, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए बोरस और मतलब बोर करने वाला और नीरस था एक तरीके से। पॉलिसी के स्तर पर उसमें कोई चर्चा थी ही नहीं कि पॉलिसी क्या है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती, देश को क्या मतलब उस काशी तमिल संगमम, आंध्र तमिल संगम, काशी आंध्र संगमम कब का हो चुका है, उसको लेकर अब आज भी उसकी बात हो रही है, पिछले सत्र में भी उसकी बात हो रही है। हाँ, वही सब दोहराई जा रही है। वो टनल बन गई है, अब ये टनल बन गई है, तो इसका क्या मतलब है टनल बन गई है इसका? ये इसके लिए पीआईबी है वो अपना जारी कर दे। राष्ट्रपति देश का समय जो है बर्बाद क्यों कर रही है कि भाई टनल बन गई है? अब टनल बन गई है, वहाँ 5 किलो मिट्टी निकली है, ये भी राष्ट्रपति बताएंगे अपने अभिभाषण में। तो बहुत सारे सवाल, मतलब जिस तरीके से राष्ट्र का जो कीमती समय बर्बाद किया जाता है इस सरकार के एक तरीके से कहा जाए प्रचार प्रसार के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। और महाकुंभ को लेकर भी सवाल जो उठ रहे हैं समीर जी, लगातार यही उठ रहे हैं कि महाकुंभ में समस्याओं को दूर करने के लिए ध्यान नहीं दिया गया, वहां व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया, प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया। पूरा जो ध्यान था वो सरकार के प्रचार और प्रसार पे था, और इसीलिए महाकुंभ में हादसा हुआ। तो यानी यह महाकुंभ में हादसा और तमाम चीजें जो हैं ये लगातार जेरे बहस रहेंगी। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बजट पे तो चर्चा बाद में होगी, पहले महाकुंभ में जो अव्यवस्था हुई है और उसमें जो जाने गई हैं उस पर चर्चा होगी। यानी कि महाकुंभ का मसला उठेगा जोरदार तरीके से। और जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है, वो हम लोगों ने दिखाया भी, कि विपक्षी दलों ने साफ तौर पर कहा सरकार से कि इस पर कार्रवाई हो सर्वदलीय बैठक में, यानी कि संसद में यह मुद्दा उठेगा। जी बिल्कुल, ये मुद्दा उठे। और एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, और बजट सत्र को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या देख रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती है। और अभी कुछ देर पहले ही कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो बजट सत्र को लेकर लोगों का कहना है कि कोई ऐसी बहुत उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है कि क्या होगा। लेकिन फिर भी चूंकि वो साल भर का लेखा जोखा होता है तो उम्मीदें तो रहती हैं कि कुछ न कुछ करेगी। लेकिन एक दिलचस्प बात बताएं, एक किसी जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बात हो रही थी अभी कल हमारी कि क्या लग रहा है, तो उनका ये कहना था कि हमको तो ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ बची रह गई है जिस पर जीएसटी बचा रहा है, और शायद इस वाले बजट में उसको भी शामिल कर लिया जाए। तो खैर, विपक्ष के सदस्यों को भी इसी तरह की उम्मीदें हैं, और उम्मीदें इसी तरह के सत्ता पक्ष को भी होंगी। उद्धव ठाकरे का एक पुराना वीडियो
वायरल हो रहा है, जब वो बीजेपी के साथ थे यानी एनडीए में थे और निर्मला सीतारमण खड़ी है उनके सामने, वो कह रहे हैं कि आपका बजट कैसा होता है समझ में ही नहीं आता है, और मतलब आप सब कुछ कर देती हैं, समझ में ही नहीं आता है कि बजट है क्या, लेकिन चूंकि हम एक पार्टी के मुखिया तो कहना पड़ता है बजट बहुत अच्छा है। तो ये बातें हैं, लेकिन जो बजट जो कुछ है वो कल आ जाएगा। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और ये अब सुनते हैं प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता बजट सत्र की शुरुआत से पहले उन्होंने क्या कहा है, किस तरह की उम्मीदें हैं उनको इस सत्र से और इस बार के बजट से। तरीके से प्रोडक्शन गिरा है, मंदी आई है बाजार में और महंगाई बढ़ी है, उस पर कोई सार्थक पहल सरकार द्वारा होगी, सच्ची सही तस्वीर प्रस्तुत होगी और जो मुद्दे मैंने उठाए हैं इस पर सरकार उस सेक्टर के लिए कोई ऐसा कदम उठाएगी, ऐसा सर्वे के बाद बात करेगी जिससे ये क्षेत्र जो पीड़ित हैं, जो कहीं से पीछे रह गए हैं, इनका भला हो सके। सर, उधर दिल समाजवादी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रही है। कल अखिलेश यादव ने एक रोड शो किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि 70 की 70 सीटों पर जीत जो है आम आदमी पार्टी की है। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ने पूरा उनको समर्थन दे दिया था। तो देखिए, जहां तक पार्लियामेंट चुनाव का हम लोग सब मिल के लड़े, हरियाणा में नहीं मिल के लड़े, विधानसभा में उन्होंने अलग प्रचार किया, लोकसभा में पंजाब में हम मिलकर नहीं लड़े। सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं, आप उसमें देखें ना, भाजपा के गठबंधन में, एनडीए गठबंधन, जो पार्टियां महाराष्ट्र में सब साथ मिलकर लड़ी थी, एनसीपी तो नहीं लड़ रही साथ मिलकर, बिहार में लोजपा का एक घटक मिल रहा है, दूसरा घटक मिलकर नहीं लड़ रहा है। तो इससे तमाम चीजें हैं जो विधानसभा के चुनाव में वो तालमेल नहीं बन पाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां हम देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी और भाजपा के खिलाफ। हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस इस बार सरकार दिल्ली में बनाएगी। तो दिल्ली को लेकर भी लगातार बहस चल रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव भी गर्मागर्म स्थिति है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बजट को लेकर संजय राउत ने, जो शिवसेना के नेता हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, एक बार उनको भी सुनेंगे। लेकिन जिस तरह से बजट सत्र के पहले ही वहां तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जरूरी मुद्दे हैं और उन पर हंगामा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, सरकार उस पर क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक बात और भी दिलचस्प है कि महाकुंभ मेले को लेकर जिस तरह से सूचनाएं पहले छिपाई गई और उसके बाद धीरे धीरे छन छन करके सूचनाएं आई, अमलेदु जी बताया जा रहा है कि इसके पीछे केंद्र सरकार का दबाव है और इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार जो उत्तर प्रदेश की है, दोनों के बीच टकराव वो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ समीर जी, टकराव बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और ये बातें लगातार आ रही हैं और कल भी एक टकराव समीर जी देखने को मिला और वो योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच देखने को मिला। कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहादत दिवस था। कल योगी आदित्यनाथ ने समीर जी 3 ट्वीट किए हैं। सुबह ट्वीट किया कि उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन, दूसरा उनके कार्यक्रम में शामिल हुआ, माल्यार्पण किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और तीसरा शाम को एक सभा में शामिल हुई तो वहां भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शब्द का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें कहीं भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शब्द नहीं था, पूज्य बापू शब्द का इस्तेमाल किया। तो यानी ये टकराव जो है वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर भी देखने को मिला। और आज जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र कर रही हैं राष्ट्रपति, तो ये समझ में आ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, यानी आरएसएस के सच्चे स्वयंसेवक वो बने हुए हैं। चूंकि आज मोहन भागवत कह चुके हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली वो झूठी थी और असली आज़ादी जो थी वो 22 जनवरी 2024 को मिली, ये मोहन भागवत कह चुके हैं, जिस पर राहुल गांधी काफी हमलावर हुए थे। तो समीर जी, यानी ये संघर्ष की स्थिति जो है वो अब दिखाई पड़ रही है और यही कुंभ के मसले को लेकर भी दिखाई पड़ी। सीधा सा सवाल है कि अगर राज्य सरकार ने ये नहीं बताया था कि कितने लोगों की जान गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सूचना के आधार पर ट्वीट कर दिया कि इतने लोगों की जान गई है? वो मसला है कि हाँ, संवेदना जता दी, पता नहीं चला कि जान गई है, आधिकारिक आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने संवेदना जता दी। वो बाद में बहस हो सकती है कि सरकार आंकड़ा छिपा रही थी, राज्य सरकार छिपा रही थी, उस पर
बहस बाद में हो सकती है। लेकिन अगर राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री को यह सूचना नहीं दी थी कि कितने लोगों की जान गई है, तो प्रधानमंत्री ने किस सूचना के आधार पर उस समय यह ट्वीट किया कि जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदना? प्रधानमंत्री ने नहीं किया, प्रधानमंत्री के ट्वीट के आधार पर ही राष्ट्रपति ने भी यही ट्वीट किया, और तमाम जो केंद्र के मंत्री थे उन्होंने भी जो ट्वीट किए वो इसी आधार पर किए। तो यानी एक संघर्ष की स्थिति देखी गई। यानी उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार जो थी वो आंकड़े छुपाने के लिए काम कर रही थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार जो थी वो ये बता रहे थे कि वहां कुछ हुआ है। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारी ये कह रहे थे कि अफवाह मत फैलाइए, तो ये अफवाह फैलाने का काम अगर ये कहा जाए तो क्या प्रधानमंत्री ने किया, राष्ट्रपति ने किया? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह सकती है? क्योंकि मीडिया आउटलेट्स तो कुछ बता ही नहीं रहे थे, और चूंकि सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया था इसलिए मीडिया आउटलेट्स नहीं बता रहे थे। हम भी नहीं बता रहे थे, इसलिए नहीं बता रहे थे चूंकि सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं था। तो जब तक कि कोई पुष्ट आंकड़े नहीं हो तब तक नहीं। हमने भी शाम को ही बताया कि जब योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य आया कि 30 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है, तभी हमने उसको दिया कि ये आया है। तो ये बताया जा रहा है अमलेंदु जी कि ये आंकड़ा भी लगभग 14-15 घंटे के बाद जब प्रशासन ने और फिर मुख्यमंत्री ने जारी किया, वक्तव्य दिया, और वो गृह मंत्रालय के बहुत कह रहे हैं कि वो सख्ती के बाद ही आया है कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। जो प्रशासन करोड़ों लोगों को हर घंटे में गिन ले रहा है कितने लोग स्नान करके चले गए, वो प्रशासन कुछ घायलों और कुछ अपनी जान गंवाने वालों को नहीं गिन पा रहा है। हाँ बिल्कुल समझिए, ये सवाल उठ रहे थे कि भाई आखिर ये गिनती हो क्यों नहीं पा रही, और दिक्कत कहाँ पे आ रही है सरकार को। भैया जब आप बता रहे हैं कि सुबह जो है 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 3.5 करोड़ लोग तो आपने गिन लिए जिन्होंने स्नान कर लिया, लेकिन कितने लोग हताहत हुए ये आपके पास जानकारी नहीं है, और आज तक नहीं है। आज तक नहीं। कल रात ही अखिलेश यादव ने समीर जी ट्वीट किया है कि ये की सरकार जो है इसकी ठीक तरीके से बताए कि कितने लोग हैं, और इसके लिए पोर्टल जारी करे, उस पोर्टल पे सबके डाले, और जो लोग खोए हैं उनके बारे में भी सरकार बताए कि क्या जो है वो है। तो यानी अभी तक इसको लेकर समीर जी लगातार सवाल उठ रहे हैं, और सरकार जो है वो नहीं कर रही है। देखिए ये अखिलेश यादव ने कल रात में एक ट्वीट किया समीर जी, बिल्कुल ये उन्होंने कि उत्तर प्रदेश सरकार को महाकुंभ में फंसे लोगों के राहत के लिए व्यवस्था संबंधित सुझाव, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, और ये सुझाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी वहां हजारों लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, वहां जो विभाग बना हुआ है वहां पर अपने लोगों को ढूंढने का, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। तो लिखा है, उन्होंने कुछ सुझाव दिया है कि भोजन पानी के लिए जगह जगह दिन रात ढाबे खोलने और भंडारों के आयोजन की अपील की जाए। प्रदेश भर से मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को स्वयंसेवी लोगों के दोपहिया वाहनों के माध्यम से दूरस्थ इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। महाकुंभ के आसपास और प्रदेश भर में मीलों तक फंसे वाहनों को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। दवाई की दुकानों को दिन रात खोलने की अनुमति दी जाए। लोगों को कपड़े और कंबल दिए जाएं। जहां हजारों करोड़ रुपए प्रचार पर और दुर्घटना की खबरें दबाने के लिए बहाए जा रहे हैं, वहां पीड़ितों के लिए कुछ करोड़ रुपए खर्च करने से सरकार पीछे क्यों हट रही है। ये तमाम चीजें उन्होंने कही हैं, सवाल उठाए हैं। और एक चीज है, अगर देखा जाए जो तमाम खबरें आ रही हैं, मिल रही हैं, वो ये है कि प्रयागराज में वहां विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर तमाम मंदिरों में, मस्जिदों में स्वयंसेवी संस्थाएं और कई सारे जो संगठन हैं, धार्मिक संगठन है, वहां लोग फंसे हुए लोगों की मदद कर रहे हैं और अपने यहां वो लंगर चला रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन सरकार की व्यवस्था से लोगों में नाराजगी बनी हुई है। कई सारे वीडियो और क्लिप्स आ रहे हैं। तो इस बजट सत्र में निश्चित तौर पर यह इतना बड़ा मुद्दा है, और चूंकि सरकार ने इसका इतना प्रचार प्रसार किया है, अब जब वहां हादसा हो रहा है तो चीजों को, तथ्यों को छिपाने की कोशिश हो रही है। लोगों की जान चली गई है, लेकिन उनके परिजनों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके परिजन कहां हैं, जीवित भी हैं या नहीं है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा को लेकर विपक्ष इस समय अड़ा हुआ है और वो इसकी मांग कर रहा है। सुनते हैं एक बार शिवसेना के नेता संजय राउत क्या कह रहे हैं बजट सत्र को लेकर। उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे कि विपक्षी सदस्यों की और क्या मांग है। और यही नहीं, महाकुंभ में अभी भी लगातार जिस तरह से हादसों की खबरें आ रही हैं, अव्यवस्था की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर अभी भी ऐसा लगता है कि सरकार ने, शासन प्रशासन ने चेता नहीं है। सुनते हैं पहले संजय राउत को। आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, कल बजट आएगा। ये जो पहला पार्ट है सेशन का, बहुत कम समय का है, 12 या 13 तारीख तक है। उसके बाद उसकी चर्चा शुरू होगी। हम सब मिलकर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारी अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के,
हम चर्चा करेंगे। 10वीं 12वीं बोर्ड में बुर्खाबंदी होनी चाहिए ऐसी मांग नीतीश राणे ने करने दो, वो उसको क्या है करने में, करने दो। चलिए सर, कल दिल्ली में राज्य के मुख्यमंत्री कल दिल्ली में थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो लोग अन्ना हजारे का हाथ पकड़कर भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे थे, आज वो लोग दिल्ली के कुर्सी पे बैठे। अगर ओलंपिक में झूठ बोलने का कोई खेल होता तो आम आदमी पार्टी इस पर गोल्ड मेडल जीतती। उससे मैंने पहले भी कहा था, अगर झूठ के मामले में अगर नोबेल पुरस्कार किसको देना है प्राइज, वो नरेंद्र मोदी जी को देना है। हमने चुनाव में कहा था। कौन क्या झूठ बोलता है छोड़े, देश की राजनीति में झूठ को प्रतिष्ठा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रिय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने शुरू किया है। अब लोग आगे लेकर जाएंगे। चुनाव में ऐसी बातें होती है ना, आपने कहा ना चुनावी जुमले होते हैं ऐसे। ये भाषा किसकी है? चुनावी जुमले की भाषा किसकी? चुनावी जुमले होते हैं। किसने कहा? मोदी जी ने कहा, अमित शाह साहब ने कहा है। तो आप महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में आपने कर्ज मुक्ति की भाषा की थी ना, आश्वासन दिया था, लेकिन अजित पवार बोल रहे नहीं होगा। तो झूठ कौन बोल रहा है? आप ही बोल रहे हैं। शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने की भाषा मातोश्री पे आकर अमित शाह जी ने की थी, लेकिन वो अपने शब्दों को उसने रखा नहीं बाद में। तो झूठ कौन बोल रहा है? पार्टी का तोड़ने का सिलसिला किसने जारी किया झूठ के नाम पर? चलिए, थैंक यू। तो आरोप प्रत्यारोप, लेकिन जिस तरह से संसद का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और विपक्ष सरकार से तमाम सवालों के जवाब मांग रहा है। यही नहीं, पिछले सत्र में जिन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और पिछले सत्र में जिन मुद्दों पर सरकार गिरी नजर आई है, उस पर भी सरकार को घेरा जाएगा, चाहे वो जेपीसी का मामला हो, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का मामला हो और उनको कमज़ोर करने का मामला हो, या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के अपमान का मामला हो। क्योंकि पिछली बार लगातार संसद का सत्र बाधित होता रहा, चर्चा की मांग विपक्ष करता रहा, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करता रहा, माफी की मांग करता रहा, लेकिन नहीं इस तरह का कोई भी उसकी मांग पूरी हुई, मानी गई। अभी भी इस मांग से पीछे हटने का मूड नहीं दिखाई पड़ रहा है विपक्ष का। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेताओं का कहना है कि इन सारे मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा सरकार से। तो एक बार फिर डॉक्टर आंबेडकर के मामले में सरकार घिरी नजर आएगी और गृह मंत्री अमित शाह खास तौर पर निशाने पर होंगे। हाँ, बिल्कुल समझिए, गृह मंत्री अमित शाह निशाने पर होंगे नहीं बल्कि निशाने पर हैं। जी हाँ। और विपक्ष ने ये मांग छोड़ी नहीं है, क्योंकि लगातार कहा गया, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया और अन्य दलों की तरफ से भी कहा गया कि जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया अमित शाह ने संसद में, उस पर उनको इस्तीफा देना होगा या फिर वो जो है सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। तो अब देखना ये है कि संसद में अब अमित शाह माफ़ी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, या नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के साथ खड़ी रहती है कि इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, वो ठीक किया, तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो खड़ी है उनके साथ में। अब देखना ये है कि ये मामला तूल पकड़ता है और आगे बढ़ता है तो सरकार कब तक अमित शाह के साथ खड़ी रहती है, ये अब देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन ये मसला भी उठेगा, जेपीसी का मसला उठेगा, किस तरीके से जेपीसी में चीज़ें की जा रही हैं और सरकार सवालों के जवाब नहीं दे रही है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। और महाकुंभ में जो हुआ है, ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। और बड़ा चैलेंज तो अमलेंदु जी, इन सारे मामलों पर जो एनडीए के सहयोगी दल है, खासकर अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड जो बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी है और तेलुगु देशम पार्टी, उनके ऊपर भी है कि किस तरह से वो जो वक्फ विधेयक पर जो जेपीसी बनी है उसका वो समर्थन क्या कर रहे हैं, और साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के मामले में, उनके अपमान के मामले में उनका स्टैंड क्या है। ये उनके लिए बीजेपी से ज्यादा बड़ी चुनौती है। हाँ, बिल्कुल, बीजेपी से ज़्यादा बड़ी चुनौती उनके लिए। और एक तरीके से देखा जाए कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा सेट करने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को पूरी तरीके से फंसा दिया है। और ये फंसाना जो है समीर जी, एक तरीके से देखा जाए कि चूंकि अब जो वक्फ बोर्ड पे जो जेपीसी की रिपोर्ट दाखिल हुई है, वो अब उसको समर्थन माना जा रहा है इसका, जनता दल यू और तेलुगु देशम का। तो अब संसद में आपको ये पास कराना पड़ेगा।
जाहिर सी बात है कि सीधी सीधी यही है कि आपको ये अब पास कराना है और आपने इसको समर्थन दिया, तो अब इनके सामने अपने राज्यों में जाकर जो है वो संकट की स्थिति पैदा होगी। तो ये समझा जा सकता है कि लगातार जो है जिस तरीके से ये चीज़ चल रही है, ये बहुत ज़्यादा मसले सामने आने वाले हैं। जी बिल्कुल। और इधर अगर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे इस समय हवा में दिखाई पड़ रहे हैं, यानी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की वजह बने हुए हैं। इधर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है, चूंकि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी डेडलाइन भी आज ही समाप्त होने वाली है। 2 बजे आज हाँ, उन्होंने कहा है कि आज जंतर मंतर पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक वो अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेंगे और अरविंद केजरीवाल आए और जितने आरोप लगाएं और तथ्यों के साथ बहस करें। तो बहस की जो चुनौती दी है संदीप दीक्षित ने, उसकी डेडलाइन भी आज समाप्त होने वाली है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल उस बहस के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने भी घेर रखा है, जो उन्होंने यमुना के पानी में हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि जहर मिलाया गया है। इस मामले में उनको चुनाव आयोग ने भी नोटिस दिया है और बीजेपी भी इस समय हमलावर है उनके खिलाफ। लेकिन संदीप दीक्षित की चुनौती बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या जो तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं, अगर उन्होंने वो बहस की चुनौती स्वीकार की तो यह माना जाएगा कि हां उनके आरोपों में दम है, अन्यथा यही माना जाएगा कि इसका मतलब वो आरोप केवल आरोप है, उनके पास उसके जवाब नहीं है। संदीप दीक्षित का क्या कहना है कि उनकी चुनौती किस तरह से स्वीकार करेंगे अरविंद केजरीवाल या नहीं करेंगे, सुनते हैं उनको। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही सामने घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तमाम आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर भी, भारतीय जनता पार्टी पर भी, लेकिन जिस तरह से यमुना के पानी को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिला दिया है, वो उस मुद्दे पर वो बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। सुनते हैं पहले एक बार संदीप दीक्षित को, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी सुनेंगे कि वो किस तरह से सफाई दे रहे हैं इस मामले में, यानी यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले आरोप पर। संदीप दीक्षित को सुनते हैं। उनके ऊपर है साहब, अगर कोई सच का सामना करना चाहता तो आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। हमने तो बार बार कहा है, मैं तो कल से वो मुद्दे भी दे रहा हूँ। देखो बहुत कम ऐसा होता है कि चर्चा में आपको पहले से पता चल जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो क्वेश्चन भी प्लांट कराती है, लोगों से कह देती है ये सवाल पूछो, तो हम तो बता रहे हैं हम कौन से सवाल पूछेंगे, आ जाइए, क्या दिक्कत है। आपने कहा मैंने इतने इतने बढ़िया काम किए हैं, मैंने उन हर कामों पे आपको सवाल पूछा है। एक ही शर्त रखी है कि जो भी बोलना वो कागजी बोलना जिसके आपके पास आंकड़े हो सही के, हवाबाजी नहीं। तो देखो आते हैं कि नहीं आते, पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा 3 बजे कि इस शहर में इसके विकास के बारे में कांग्रेस सच बोल रही है या आम आदमी पार्टी। सर, कपूरथला हाउस में जिस तरह से कल हुआ, तो उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल और भगवत मान की तरफ से कहा गया कि 500 मीटर दूरी पे खुलेआम पैसे बट रहे हैं, तब चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा हुआ है और आज मेरे यहाँ जो है रेड मार दी। आपको कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए ऐसा है, जो भी कंप्लेंट आएगी पैसों की, शराब की, वहाँ इलेक्शन कमीशन जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने भी कंप्लेंट की है, हम भी जगह जगह, बल्कि आम आदमी पार्टी के भी लोग पैसा बांट रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को भी तो देखना चाहिए। वीडियो आया है कि कैलेंडर के अंदर आम आदमी पार्टी पैसा बांट रही है, बीजेपी तो पिछले 15-20 दिन से पैसा बांट रही है। प्रवेश जी कभी 1100 बांट रहे हैं, कभी चद्दर बांट रहे हैं, कभी कंबल बांट रहे हैं, कभी जूते बांट रहे हैं, तो ये लोग तो दोनों बांट रहे हैं। और मेरा इन दोनों पार्टियों से ये है कि बांट के वोट लोगे क्या? तुम लोग बाजार में आ गए हो, राजनीति में हो, अपने काम पर वोट मांगो। केवल एक पार्टी है और नई दिल्ली में केवल मैं हूं जो अपने काम पर वोट मांग रहा है। हम ना कुछ दे रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, हम सेवा देंगे। 5 साल अगर आप चुनोगे तो 5 साल आपको एक सेवा करता हुआ विधायक मिलेगा। शराब बांटने वाला, पैसे बांटने वाला, कंबल बांटने वाला, जूते वाला बांटने वाला आदमी हम नहीं है। सर, आपने जवाब मांगा था, आज अरविंद केजरीवाल भगवत मान आदित्य के साथ 11 बजे चुनाव आयोग पहुंचेंगे, अपना जवाब देंगे, क्या लगता है? जवाब में है क्या? कल इन्होंने कहा कि मैंने जहर नहीं कहा था, मैंने अमोनिया कहा था। अमोनिया जहर थोड़ी है, अमोनिया तो इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने में। भाई साहब, अब जैसे डायबिटीज है, आप इंसुलिन लेते हो, अगर आप इंसुलिन ज्यादा ले लोगे तो खतरनाक हो जाएगी। इंसुलिन जहर थोड़ी है क्या? मतलब इतना बड़ा मुख्यमंत्री, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता इसने IIT में पढ़ा क्या था। इंजीनियर होके ऐसी बातें कर रहा है जो 5वीं 6ठी क्लास का केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं करेगा। जिसने 7वीं 8वीं में केमिस्ट्री पढ़ ली होगी वो, तुमने किया क्या यार? मुझे समझ में नहीं आता है। इधर उधर देख दुख के पास हो गए थे क्या? सही में ये तो बात ही बनती, आंकड़े इनको समझ में नहीं आते। 15,000 से 14,000 माइनस करो तो 5,000 के आंकड़े बताने लगता है।
अमोनिया को जहर बताने लगता है, पता नहीं क्या करता है यार ये, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ पढ़ा लिखा है, मैं ये कह रहा हूँ यार कम से कम अपनी इंजीनियरिंग की पुरानी किताबें उठा लो, पता चल जाएगा खुद कितना झूठ बोलते हो। तो संदीप दीक्षित इंतजार में है कि अरविंद केजरीवाल उनकी चुनौती को स्वीकार करेंगे, उनसे बहस करने के लिए आएंगे, लेकिन चुनौती बड़ी कठिन है। और संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि आप आरोपों पर बहस करने के लिए आइए तो दस्तावेजों के साथ आइए, आंकड़ों के साथ आइए। और ये अब देखना है कि आते हैं या नहीं आते हैं, चूंकि अरविंद केजरीवाल इतने आरोप लगा चुके हैं कि तमाम आरोपों में उनसे जवाब मांगा जा रहा है, तथ्य मांगे जा रहे हैं और घिरे नजर आ रहे हैं। यमुना के पानी में जहर मिलाने को लेकर जो चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया था, उसका जवाब उन्होंने दिया है और ट्वीट भी किया है। वो जवाब क्या दिया है उसको हम सुनवाते हैं जो कहा है उन्होंने। लेकिन वो लिख रहे हैं कि दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, हम सबका संघर्ष रंग लाया, दिल्ली में जो जहरीला पानी भेजा जा रहा था वो अब बंद हो गया। चुनाव आयोग के नोटिस आने के बाद ही लग रहा है कि बंद हो गया। दिल्ली में आने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा 7 ppm से घटकर 2 ppm हो गई है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाते और संघर्ष नहीं करते तो आज दिल्ली की आधी आबादी को पानी नहीं मिल रहा होता। हमने दिल्ली को बहुत बड़े पानी के संकट से बचा लिया। चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस देकर सजा देने की धमकी दी है। चुनाव आयोग को मेरा जवाब। अब ये जवाब कितना चुनाव आयोग को इसका सही नजर आ रहा होगा, क्या नहीं आ रहा होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन आरोप ये जो लगाए गए और जिस तरह से जवाब दिया गया, यानी चुनाव के दौरान ही हरियाणा ने जहरीला पानी भेज भी दिया और जैसे ही इन्होंने उसकी शिकायत कर दी वो पानी रुक गया। ये भी अपने आप में जो संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि क्या कौन सी केमिस्ट्री उन्होंने पढ़ी है। और शायद अरविंद केजरीवाल ने केमिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ी है IIT में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो अब एक बार सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी सफाई में जो यमुना में के पानी में जहर मिलाने की बात उन्होंने कही थी, उस पर वो क्या कह रहे हैं। बता रहे हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग को जो नोटिस मिला था उसका जवाब दिया है और उसमें उन्होंने कहा क्या है अपने जवाब में। अब खतरनाक बात यह है, ये आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा CM को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों ना कार्रवाई की जाए। मैंने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस होने से बचाया, मैंने शोर किया। हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और पूरा पानी मिलने लगा है। आज दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलने लग गए हैं और मेरे को ही नोटिस दे रहे हैं, मुझे ही सजा देने की धमकी दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है, अगर ये इलेक्शन हमारे हिसाब से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उनके खिलाफ FIR ऑर्डर करने की बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, उनको ऑर्डर देने की बजाय कि आप साफ पानी भेजिए, इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ गया। केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर ये बड़ा घातक होगा। इसका मतलब जिस स्टेट से दूसरे स्टेट में पानी आ रहा है और अगर जो उस स्टेट में चुनाव है तो ये वाला स्टेट पानी रोक देगा और यहाँ पे वाटर क्राइसिस हो जाएगा और चुनाव इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल पल है, इसको नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता कि एक स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं देश भर में, यहाँ से पानी यहाँ जाता है, यहाँ से पानी यहाँ जाता है, यहाँ से पानी यहाँ जाता है। जिस स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट से पानी आता है, अगर उस स्टेट में चुनाव है तो इसका मतलब यहाँ से पानी रोक दो, वहाँ के लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी और चुनाव जो है वो सारे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ये चल क्या रहा है, ये तो बेहद खतरनाक है। और चुनाव आयोग जो है वो कहते हैं ना, शूटिंग द मैसेंजर, हमने शोर किया, हमने संघर्ष किया, हमें शूट करने में लगे हुए हैं। पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम सामान बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम जूते बट रहे हैं, जैकेट बट रहे हैं, शॉल बट रहे हैं, साड़ियाँ बट रही हैं, सब कुछ बट रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा, कह रहे हैं सबूत नहीं है। आपके सारे TV चैनल्स के अंदर लोग आके माइक पे बोल रहे हैं, हाँ जी मैं शॉल ले आया, हाँ जी मैं 1100 रुपये ले आया, हाँ जी मैं ये ले आया, वो ले आया। चुनाव आयोग चुप बैठा है। तो ये चुनाव आयोग
जो है ये भारत के इतिहास में अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय चुनाव आयोग एक मिसाल के एग्जाम्पल के उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है कि इतना बड़ा चुनाव कराता है। लेकिन अगर इस चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनतंत्र बदनाम होगा, पूरी दुनिया के अंदर चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग बदनाम होगा। मुझे धमकी दी जा रही है, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। दिल्ली के लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए और भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा, जो भी असंवैधानिक और इलीगल सज़ा सुनाई जाएगी, वो सज़ा मैं खुली बाहों के साथ में स्वागत करता हूँ। सज़ा का मुझे कोई उस बात का दुख नहीं है। अभी हम सब लोग जा रहे हैं उनको चुनाव आयोग को चिट्ठी देने के लिए। हमने टाइम नहीं लिया है, हम मानते हैं, लेकिन अगर वो मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेंगे तो भी हम उनके गेट पे अपना जवाब दे के आ जाएंगे। साथ में हम अपनी 3 बोतलें भी ले जा रहे हैं पानी की, 7 ppm पानी की। वो तीनों बोतलें हम चुनाव आयोग को सौंप के आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें जहर नहीं है, तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों चुनाव आयुक्त उस 7 ppm अमोनिया वाले पानी को पूरे देश के सामने पी के दिखा दें। मेरे को जो सज़ा देनी है आप सज़ा दे दीजिएगा। तो चुनाव आयोग को जवाब देने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने बताया कि किस तरह से उन्होंने जवाब दिया और वो अपने को पीड़ित बता रहे हैं कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। चुनाव आयोग पे बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन ये बात है, ये कह भी रहे हैं कि हमने समय नहीं लिया है। ये तो वो चुनाव आयोग है जो विपक्ष को तो समय लेने पर भी उनको समय नहीं देता है और उनकी बातें नहीं सुनता है। ये विपक्ष का ही आरोप है। तो बिना समय दिए अगर आप समय लिए हुए उससे मिलने जा रहे हैं तो कितनी उम्मीद है वो आपको भी पता है, और साथ में आप दस्तावेजों के अलावा यमुना के पानी की बोतलें भी लेकर जा रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प है, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और एक नया पॉइंट मिला हुआ है यमुना में के पानी में जहर मिलाने का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहीं जाकर यमुना का पानी पी ले रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यह यमुना का असली पानी है, अब इसको आप पीकर दिखाइए। तो इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव के मुद्दे इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच में घूम रहे हैं। पानी भी अगर मुद्दा है तो वो पानी मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि उसमें हरियाणा ने जहर मिला दिया कि हरियाणा ने जहर नहीं मिलाया। अब अरविंद केजरीवाल अब बता रहे हैं कि जब उन्होंने संघर्ष किया तब उसने जहर मिलाना बंद कर दिया और 7 ppm से अब 2 ppm पर आ गया। तो ये संघर्ष भाई पहले भी कर लिया होता तो अभी ज़रूरत क्या थी ये सब करने की। और वो बता रहे हैं अपने नायब सिंह सैनी साहब की वो मुकदमा कायम कर देंगे और पानी पीकर दिखा रहे हैं। फिर आम आदमी पार्टी वो वीडियो जारी कर दे रही है कि वो उसी में कुल्ला कर दे रहे हैं, यानी पिया नहीं है ना, मुँह में बड़ा कुल्ला कर दिया। अब वो पता नहीं वीडियो AI जनरेटेड है कि नहीं हमें नहीं मालूम, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। लेकिन नायब सिंह सैनी ने अपना जो उस पर प्रतिक्रिया दिया उसमें कतई ये नहीं कहा है कि उन्होंने वो कुल्ला जो था नहीं किया उसमें। तो इसलिए ये लगता है कि वो शायद वीडियो सही हो सकता है, वरना उनकी तरफ से आता है कि उन्होंने नहीं किया। वो चैलेंज देते इसी तरीके से कि हम भी मुकदमा कर देंगे अगर आम आदमी पार्टी इसको नहीं करती है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प दिल्ली की तरफ का चुनाव है। अमलेंदु जी आपको बताएंगे, यमुना में आप भी गए होंगे, दिल्ली में जो यमुना बह रही हैं, वैसे तो यहाँ पर जितना भी पूरे उत्तर भारत में दिखाई पड़ रहा है और इलाहाबाद तक, कहीं भी ऐसा पानी शायद ही हो कि जहाँ पर यमुना का पानी पीने लायक हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मथुरा हो, चाहे और भी जगह पर हो। तो उसको अगर पी रहे हैं तो ये तो सोचने, ये मतलब कह लीजिए कि ये पचने वाली बात नहीं लगती है। और यही है, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि वो साफ हो गया है। तो कितना इन्होंने साफ किया है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आरोप प्रत्यारोप ही हैं। न तो जहर मिलाने की बात पच रही है कि कोई राज्य सरकार यमुना जैसी नदी में, किसी भी नदी में कहीं भी किसी भी जगह पर वो जहर मिला देगी, और दूसरी ओर वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ जाकर पानी पी ले रहे हैं। तो ये दोनों ही बातें पचने वाली तो कम से कम नहीं लगती। हाँ, दोनों बातें पचने वाली नहीं है, लेकिन एक जो कायदे की बात अरविंद केजरीवाल इसमें अंत में कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुत काबिल गौर है। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से होता, अगर ऐसा कुछ है यार मान लीजिए हरियाणा ने वहाँ गंदगी मिलाना शुरू कर दी, अरविंद केजरीवाल उसको नहीं रोक पाए, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अरविंद केजरीवाल को लगाने थे वो नहीं लगा पाए, कोई भी कारण हो। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई राज्य पानी रोक रहा है या गंदा पानी भेज रहा है जहाँ चुनाव है वहाँ, तो ये
ये वास्तव में फिर एक संघीय ढांचा जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। तो ये बात उनकी एक तरीके से कायदे की है। लेकिन क्या ऐसा है हरियाणा ने उस तरीके का पानी भेजा? चूंकि राहुल गांधी भी ने आज सुबह जो एक वीडियो जारी किया है कि वो यमुना पे गए और किस तरीके से लोगों से मिले वहाँ और किस तरीके से यमुना गंदी है, ये सारी बातें उन्होंने उस वीडियो में बताई है। लगभग 8 मिनट का वीडियो है, हम लोगों के अभी आएगा तो लोग उसको देख सकते हैं, राहुल गांधी का वो वीडियो, तो ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो बात सही है समीर जी कि यमुना नदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, वो नदी रह ही नहीं गई है। और ये बात राहुल गांधी भी अपने उसमें वीडियो में कह रहे हैं। उनके साथ एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, वो भी कह रहे हैं कि नदी का जो स्वच्छ प्रवाह था वो रोक दिया गया है और नदी का पानी इसमें आ ही नहीं रहा है। जो भी आ रहा है वो नालों का पानी यानी सीवेज का पानी आ रहा है, नदी का पानी आ ही नहीं रहा है, नदी का प्रवाह रोक दिया गया है। और इसकी वजह से गंगा भी प्रदूषित हो रही है, चूंकि यमुना आगे जाकर गंगा में मिलती है। तो इलाहाबाद में तो समीर जी जाके साफ दिखता है कि जहाँ संगम है वहाँ पर दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से यमुना का पानी आकर गंगा के पानी में मिल रहा है और आप साफ पहचान सकते हैं कि कहाँ तक गंगा है और कहाँ यमुना है, कहाँ आके मिल रही नदियाँ। तो ये एक तरीके से है। तो इस पर मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, सवाल ये है कि जो मुद्दे हैं असली उन पर बातचीत होगी कि नहीं होगी। गंगा और यमुना का स्वच्छ पानी वास्तव में एक बड़ा मुद्दा है और इसलिए बड़ा मुद्दा है समीर जी कि चूंकि गंगा और यमुना दोनों जीवनदायिनी नदियाँ हैं और ये सिर्फ आस्था का प्रश्न नहीं है बल्कि हमारी एक कहा जाए जीवन रेखाएं हैं दोनों नदियां पूरे भारत की। और पर्यावरण से जुड़ा मसला भी है, तो ये पेयजल का मसला भी है। अब यहाँ तो गाजियाबाद नोएडा में तो नहर निकालकर उसका पानी लाया जाता है गंगा का, उसको फिर वाटर ट्रीटमेंट के जरिए उसको शुद्ध करके भेजा जाता है। तो यानी इस तरीके की चीज़ें और जगह भी हो सकती हैं। तो पानी की स्वच्छता एक बड़ा मसला है। जिस तरीके से तमाम नदियों में शहरों के सीवेज पंप सीधे सीधे डाल दिए जा रहे हैं बिना उसमें कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए, तो ये उन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करें। अगर हरियाणा में ऐसा हो रहा है तो हरियाणा उसको रोके, अगर दिल्ली जो में ऐसा हो रहा है तो दिल्ली इसको रोके। तो अब ये तो अरविंद केजरीवाल को भी बताना पड़ेगा कि 10 साल में कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो थे वो लगे यमुना पे ऊपर। हरियाणा पे तो बात कर ही ली जाएगी, हरियाणा पे कर लेगी, लेकिन अभी चुनाव दिल्ली में है। तो आपसे जो सवाल है 10 साल से आपकी सरकार है वो आपके ऊपर भी सवाल है कि आपने इसको स्वच्छ करने के लिए क्या वायदा किया। जी बिल्कुल। और अगर यही आपने जो आरोप लगाए हैं तो आपको ये चुनाव के ही टाइम पता चला कि यमुना वहां हरियाणा की सरकार ने यमुना में जहर घोल दिया है। ये तो यमुना के पानी में, ये बड़ा सवाल है। और ये बात चूंकि किसी के भी गले नहीं उतर रही है और इस पर इलेक्शन कमीशन ने इस पर उनको नोटिस भेजा जिसका जवाब लेकर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक बात भी उनका आरोप सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कहा तो चुनाव आयोग को तुरंत जो नोटिस देने को मिल गया। और प्रवेश वर्मा हो या कोई और वर्मा हो या कोई और भाजपा का नेता हो वो कुछ कर रहा है तो चुनाव आयोग सोया हुआ है, उसको साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं ना। हाँ, उसको उसमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ आप समय भी दे रहे हैं कि शुक्रवार को आपको दोपहर 2 बजे तक दे देना है जवाब। यहाँ तो आप जवाब 2 बजे तक मांग रहे हैं, समय सीमा आप तय कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर शिकायतें हो रही हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं जाता है, वो नोटिस जेपी नड्डा को चला जाता है। बीजेपी के तमाम लोगों के खिलाफ शिकायतें, चुनाव आयोग खामोश है। और जब आरोप लगते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो वो आकर भद्दी भद्दी शायरियाँ सुनाते हैं। घोषणा करनी है चुनाव की और 45 मिनट देश का बर्बाद कर देते हैं अपनी भद्दी शायरियाँ सुनाने पर, अपनी सफाई देने पर। तो ये आरोप तो एक तो सही है अरविंद केजरीवाल के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो आरोप प्रत्यारोप दो दलों के बीच में है, उन पर बात हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग पर जो उनके सवाल है उसमें कोई मतलब इफ एंड बट वाले सवाल नहीं है सर। वो तो बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आयोग पर ये विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पूरी चुनावी प्रक्रिया किस तरह से प्रभावित की जाती है और पूरी चुनावी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी से सलाह लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तय करते हैं। चाहे वो मतदाता सूचियां हो, चाहे वो चुनाव की तारीखें हो, चाहे चुनाव की तारीखें बदलनी हो या फिर चुनाव होने हो, मतगणना होनी हो, हर चीज़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की परामर्श ली जाती है। और ऐसा लगता है कि जैसे वही उन्हीं के हिसाब से चुनाव आयोग काम कर रहा है। परिणाम भी जब आते हैं तो उस तरह के वो दिखाई पड़ते हैं जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो बात, ये आरोप जो है वो कोई पहली बार अरविंद केजरीवाल नहीं लगा रहे हैं। ये लगातार चुनाव में देखा गया है, लोकसभा चुनाव से लेकर राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी, कि विपक्षी नेताओं के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर जो लगते हैं उसकी पूरी तरह से अनदेखी की जाती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाए हैं तो तुरंत उसकी सुनवाई की जाती है। अमलेंदु जी, लगातार शिकायत होती रही महाराष्ट्र के चुनाव में
संजय राउत हर दिन बयान देते रहे, कई बार शिकायतें की गई लिखित में कि पैसे बांटे जा रहे हैं, बताया उन्होंने सारी चीज़ें, लेकिन एक भी कोई ऐसा मौका नहीं आया जब उसमें कोई कार्रवाई हुई हो। और जब बीजेपी के नेता एक होटल में विनोद तावड़े पकड़े गए, उसको भी चुनाव आयोग ने नहीं पकड़ा, उसको भी प्रशासन ने नहीं पकड़ा, उसको भी एक दूसरी पार्टियों के नेताओं ने ही पकड़ा, उस पर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। हाँ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो एफआईआर उसमें दर्ज हुई उसमें विनोद तावड़े बचा दिए गए। उन पर एफआईआर दूसरे दर्ज की गई, पैसे बांटने वाली एफआईआर उन पर नहीं हुई। तो यानी ये जिस तरीके से चुनाव आयोग का रवैया, ये तो सवालों के घेरे में है निश्चित तौर पर समीर जी, इस पर कोई दो राय है ही नहीं और ये एक बड़ा बहस का मसला है। और अरविंद केजरीवाल ने तो साफ साफ चुनौती दी राजीव कुमार जी को कि भाई अगर आपको चुनाव मतलब राजनीति करनी तो आओ दिल्ली में आकर चुनाव लड़ लो, किसी सीट से बता दो कहाँ से आपको चुनाव लड़ना है, तो तुम ही आकर चुनाव लड़ लो सीधे सीधे। हालांकि वो चुनाव क्यों लड़ेंगे, वो राज्यसभा जाएंगे, चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है। हाँ, राज्यसभा जाएंगे या राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि इतने काम के आदमी है अगर वो मोदी जी के कि लोकसभा चुनाव भी जितवा दे रहे हैं, हरियाणा भी जितवा दे रहे हैं, महाराष्ट्र भी जितवा दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति तो राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो राष्ट्रपति ये दावेदार है, वो तो राष्ट्रपति बनेंगे, अब क्यों चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल को ये भी समझना चाहिए कि आप छोटा पद ऑफर क्यों कर रहे हैं, उनसे कहिए भाई आप राष्ट्रपति बन जाइए, तो राष्ट्रपति बन जाएंगे राजीव कुमार जी। लेकिन ये जो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने, दबाव डालने, इसके आरोप लग रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट के बजट सत्र में भी गूंजने वाला है और उसकी आहट सुनाई पड़ रही है। ये तमाम मुद्दे बजट सत्र में किस तरह से हावी होने वाले हैं, सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। पिछले सत्र में भी मांगा गया, इस सत्र में भी मांगा जा रहा है और इनके जवाब मिलने सरकार दे पाएगी या देगी ऐसा लगता नहीं है। और नया मुद्दा जो महाकुंभ में हादसे का सवाल है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, उस पर क्या सरकार जवाब देती है, चर्चा की मांग स्वीकार भी करती है कि नहीं करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो निर्दलीय सांसद हैं बिहार के पप्पू यादव, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर सरकार पर कहा है कि उससे कोई उम्मीद नहीं है। ये आरोप उनका है। सुनते हैं पप्पू यादव को, जो पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, हालांकि वो थे कांग्रेस पार्टी में लेकिन वो सांसद निर्दलीय बने हैं पप्पू यादव, तो उनको सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। पति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। वो अब आप किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई, इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं जो इनका माइलस्टोन था, हम शुरू करते हैं ब्लैक मनी से, हम शुरू करते हैं 15 लाख रुपया से, हम शुरू करते हैं 2 करोड़ नौकरी से, हम शुरू करते हैं आयुष्मान से, जनधन योजना से, हम शुरू करते हैं एमएसपी से, हम शुरू करते हैं मणिपुर से, हम शुरू करते हैं अग्निवीर से, हम शुरू करते हैं आरक्षण को जो खत्म किया उससे, हम शुरू करते हैं जाति जनगणना से। आप कोई भी हिस्टोरिकल, आप ये सत्ता और सियासत के केंद्र बिंदु इनका रहा है। 12 साल के बाद कुंभ होता है, कह दिया 140 साल के बाद कुंभ हो रहा है, 144 के बाद फिर कुंभ होगा। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना, इकोनॉमी से भटकाना, ये बात करते ही नहीं है कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की, ये बात करते नहीं है इकोनॉमी की, आर्थिक आजादी की, रोजगार बढ़ाने की। तो ये आरोप लग रहे हैं और ये सारे चर्चा के मुद्दे हैं बजट सत्र में, और ये इनमें से तमाम मुद्दे पिछले सत्र में भी चर्चा की मांग करते रहे विपक्षी नेता, लेकिन किसी पर चर्चा नहीं संभव हो पाई। अब देखना ये है कि जो और नए मुद्दे हैं, खासकर प्रयागराज के महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि तमाम तरह की जो सच्चाइयां हैं, बातें हैं, उनको छिपाने की कोशिश की जा रही है। खासकर वहां पर जान गंवाने वाले लोगों की संख्या को छिपाया जा रहा है और वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं अपने परिजनों को ढूंढने के लिए, लेकिन उनको बताया ही नहीं जा रहा है कि उनके परिजन कहाँ हैं। ये मुद्दा जो है वो निश्चित तौर पर बजट सत्र के लिए बेहद आम मुद्दा है और सरकार उस पर घिरी दिखाई पड़ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। अब देखना है कि उस पर क्या जवाब मिलता है विपक्ष के नेताओं का, लेकिन यह तो तय है कि यह मुद्दा सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। तो अब जो भी अपडेट है इस पर हमारी जो तमाम तरह खबरें हैं वो जारी रहेंगी। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, आपको तमाम जो ताज़ा तरीन खबरें हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उनके लिए भी आप डीबी लाइव के साथ बने रहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जो इंटरव्यू हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, उनको आप देखते रहिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।